तो हम बात करते हैं पार्ट 2 की। पार्ट 2 ऑफ व्हाट? पार्ट 2 ऑफ जीएस पेपर 4 टेस्ट नंबर 2, जहाँ पे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3A 3B 4A 4B की। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3A क्या है? क्लाइमेट चेंज इज नॉट जस्ट अ मैटर ऑफ एनवायरनमेंट, इट इज़ अ मैटर ऑफ ह्यूमन राइट्स। In the light of the above statement, examine the various ethical and human rights issue associated with climate change। हमको क्या बताना है भाई? ह्यूमन एंड एथिकल राइट्स इशू के बारे में बात करना है, दैट इज इन्वॉल्विंग द क्लाइमेट चेंज। ओके, सो इस क्वेश्चन में हमारा अप्रोच क्या होगा? सबसे पहले तो इंट्रोड्यूस करेंगे, एंड इंट्रोड्यूस करेंगे बाय मेंशनिंग अबाउट कौन कौन से इंस्टेंसेस में क्लाइमेट जस्टिस, इक्विटी, है ना, कैसे क्लाइमेट जस्टिस हैम्पर हो रहा है भाई। इक्विटी, ठीक से, क्योंकि इक्विटी का मतलब है सबको बराबर मिलना, क्लाइमेट की जो अपॉर्चुनिटी, क्लाइमेट के जो बेनिफिट्स हैं उसको, सच एज जो डिसप्रपोर्शनेट इम्पैक्ट हो रहा है वल्नरेबल कम्युनिटीज़ के अंदर, जैसे कि भाई जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े शहर के लोग हैं, वो तो अपने जगह को बढ़ाने के लिए पेड़ काट दे रहे हैं, जंगल काट दे रहे हैं, जो जंगल में रह रहे हैं उनके लिए तो दिक्कत है ना। सो हमको इसके बारे में बताना है। ओके, disproportionate impact on vulnerable communities। बॉडी में किसके बारे में बात करेंगे? बॉडी में हम बात करेंगे अबाउट द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इम्प्लीकेशन ऑन एथिकल एंड ह्यूमन राइट्स। interconnectedness of climate change and its implications on ethical and human rights। मतलब जो ह्यूमन राइट है, क्लाइमेट चेंज है, ये क्या है? इंटरकनेक्टेड है। ओके, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे इसको कैसे एड्रेस कर सकते हैं, हमको उसके बारे में बताना है। सजेशंस फॉर एड्रेसिंग दिस इश्यूज, सजेशन फॉर एड्रेसिंग दिस इश्यूज। उसके बाद कंक्लूजन के अंदर क्या करना है भाई? कंक्लूजन के अंदर हम हाईलाइट करेंगे द राइट बेस्ड अप्रोच हमको लाना चाहिए, जिससे हमारे पास जो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज है ना, वो सबको हम ठीक कर पाएँ। नीड ऑफ अ लाइट चेंज अप्रोच, नीड ऑफ राइट्स बेस्ड अप्रोच, नीड या फिर इम्पोर्टेंस। ओके, सो स्टार्ट करते हैं भाई। इंट्रोड्यूस करेंगे, वही हम बताएंगे कैसे हमारे पास डिसप्रपोर्शनेट इफेक्ट हो रहा है। जैसे कि जो स्मॉल आइलैंड नेशन है उनको ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है भाई, बिकॉज डूब जा रहे हैं वो तो, है ना। सो क्लाइमेट चेंज हैज़ अ फार रीचिंग इम्प्लीकेशंस फॉर ह्यूमन वेलबींग एंड एन्जॉयमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, एंड ऑल्सो स्मॉल आइलैंड नेशन एक्सपीरियंस अ डिसप्रपोर्शनेट सीवियर इम्पैक्ट ऑन देयर लाइफ, है ना, राइट टू लाइफ एंड लाइवलीहुड। तो यहाँ लिखेंगे क्लाइमेट चेंज हैज़ फार रीचिंग, climate change has far reaching implications for human well-being। Example, small island nation experience disproportionately severe impacts on their right to life and
livelihood. ओके, क्लाइमेट चेंज से ये सब दिक्कतें आ रही हैं। एंड ह्यूमन राइट्स को कैसे अफेक्ट करता है यार ये, है ना, है ना। सो effects on human rights or climate change affect human rights in the following ways. Climate change affects human rights in following ways. पहले क्या करता है जो क्लाइमेट चेंज है, इट अफेक्ट द राइट टू लाइफ एंड हेल्थ, राइट टू लाइफ एंड हेल्थ। कैसे? बिकॉज अगर पॉल्यूशन होगा तो हमारा अफेक्ट होगा कि नहीं होगा? लाइफ बिल्कुल होगा। इट अफेक्ट द राइट टू वाटर एंड फूड, बिकॉज पानी प्रदूषित हो रहा है, पेड़ कट रहे हैं तो हमारे पास खाने की कमी हो जा रही है ना। क्लाइमेट चेंज अफेक्ट द अवेलेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ वाटर एंड फूड रिसोर्स। It affect the right to shelter and livelihood. It affect the right to healthy environment. क्वेश्चन हमसे ये तो पूछा है भाई कि कौन कौन से ह्यूमन राइट्स को ये अफेक्ट कर रहा है, कौन कौन से एथिकल राइट्स को ये इश्यू को अफेक्ट कर रहा है। तो हमने बताया कौन कौन से राइट्स को अफेक्ट कर रहा है। राइट टू लाइफ को अफेक्ट कर रहा है, राइट टू लाइफ एंड हेल्थ को, राइट टू वाटर एंड फूड को, राइट टू शेल्टर एंड लाइवलीहुड, राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट। बिकॉज क्लाइमेट चेंज जो है इट पोसेस अ थ्रेट टू दी बिकॉज क्लाइमेट चेंज क्या होता है, ये अफेक्ट करता है दी ओवरऑल क्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन, दैट इज एयर pollution, deforestation and loss of biodiversity. शेल्टर कैसे अफेक्ट करता है? बिकॉज डिस्प्लेसमेंट ऑफ कम्युनिटीज होता है भाई क्लाइमेट चेंज की वजह से। ओके, affect availability and accessibility. ओके, एंड ऑल्सो क्लाइमेट जस्टिस एंड इक्विटी को अफेक्ट करता है बिकॉज जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उतने ज़्यादा ये इसके बेनिफिट्स नहीं ले पाते, मतलब फ़ायदे तो उठाते हैं डेवलप कंट्रीज़, नुकसान होता है डेवलपिंग कंट्रीज़ को। सो क्लाइमेट जस्टिस एंड इक्विटी, बिकॉज climate change impact are not distributed equally, with vulnerable communities and developing countries being disproportionately affected. Vulnerable communities and developing countries being disproportionately
अफेक्टेड। इसके बाद हम वे फॉरवर्ड देंगे कि हमको करना क्या चाहिए भाई, है ना। हमको रिकॉग्नाइज करना चाहिए दी मल्टी डायमेंशनल नेचर ऑफ क्लाइमेट चेंज को, एंड हमको एक अर्जेंसी के बारे में बताना है, अंडरस्टैंड करना है कि हमको एक बहुत ज़रूरी है कि हम एड्रेस करें ये इशू क्लाइमेट चेंज का, है ना, इन अ होलिस्टिक मैनर। हमको क्या करना चाहिए, हमको कोलैबोरेट करना चाहिए अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स, है ना। हम पास क्लाइमेट चेंज कंसिडरेशंस को लेने चाहिए भाई जब भी कोई पॉलिसी बनाए नया। ऑर्गेनाइजिंग, एक और चीज़ लिख सकते हैं कि कम्प्रीहेंसिव अप्रोच हमारे पास अपनाने हैं जिसमें हम इन्वायरमेंट कंसीडर करें, इकोनॉमिक्स कंसीडर करें, सोशल, हेल्थ एंड एथिकल डायमेंशन, सारे डायमेंशंस को यहाँ पे हमको कंसीडर करने की ज़रूरत है। सो कम्प्रीहेंसिव अप्रोच कंसीडरिंग इन्वायरमेंट के साथ हमको डेवलपमेंट भी देखना है। सो इकोनॉमिक आस्पेक्ट, environmental aspect, social aspect, health and ethical dimensions। ओके, और क्या कर सकते हैं हमारे पास, कोलैबोरेशन, collaborating across sector, integrating of climate or integration of climate consideration into policy making, integration of climate consideration into policy making। सब ये सब चीज़ें हैं। लास्ट में हम कंक्लूड करेंगे मेंशनिंग दैट जो एडॉप्शन है, जो ढाका ग्लासगो डिक्लेरेशन तो COP26 में हमने लिया था, उसका एडेप्टेशन बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा हमको, बिकॉज इट क्लियरली आइडेंटिफाइज क्लाइमेट चेंज इज अ ह्यूमन राइट क्राइसिस। उसने बोला कि क्लाइमेट चेंज सिर्फ वातावरण का नुकसान नहीं है, इंसानों का भी नुकसान है, बिकॉज इट इज़ अ ह्यूमन राइट्स क्राइसिस, एंड कॉलिंग ऑन द स्टेट टू रेज देयर क्लाइमेट एम्बिशन, एंड इट इज़ अ स्टेप टुवर्ड द राइट डायरेक्शन। इसके बारे में बताएंगे कि दी एडॉप्शन ऑफ द ढाका ग्लासगो डिक्लेरेशन at COP26 clearly identifying climate change as a human rights crisis and calling on states to, ऐसे लिख सकते हैं, ज़्यादा मत करना यार, रेज देयर क्लाइमेट एम्बिशन। ओके, रेज देयर क्लाइमेट एम्बिशन, रेज देयर क्लाइमेट एम्बिशन। ओके, तो इस प्रकार से हमने आंसर को कंक्लूड किया है। क्वेश्चन नंबर 3 ये था, क्लाइमेट चेंज इज नॉट जस्ट अ मैटर ऑफ एनवायरनमेंट, इट इज़ अ मैटर ऑफ ह्यूमन राइट्स। इट इज़ अ मैटर ऑफ ह्यूमन राइट्स। हमने देखा कि कैसे ढाका ग्लासगो डिक्लेरेशन में, जो कि COP26 का एक पार्ट था, वहाँ पे बोला कि नहीं भाई, एक हमारे पास क्लाइमेट चेंज सिर्फ क्लाइमेट चेंज नहीं है, कि ह्यूमन राइट क्राइसिस है। एंड इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट एग्जामिन द वेरियस एथिकल एंड ह्यूमन राइट्स इशू एसोसिएटेड विद क्लाइमेट चेंज। तो ये सब चीज़ें हमने बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3B है, द वैल्यू इंस्टिल्ड बाय वंस फैमिली कैन सर्व एज अ क्रूशियल फाउंडेशन फॉर नर्चरिंग द आइडियल्स नेसेसरी फॉर पब्लिक सर्वेंट। ओके, द वैल्यूज इंस्टिल्ड बाय द फैमिली
कैन बी दी क्रूशियल फाउंडेशन का काम करते हैं, नींव पत्थर के जैसे काम करते हैं फॉर द पब्लिक सर्वेंट टू अपहोल्ड देयर रोल विद इन द पब्लिक सर्विस, एलुसिडेट विथ एग्जाम्पल्स। फिर से एक बार पढ़ते हैं। द वैल्यूज इंस्टिल्ड बाय वंस फैमिली कैन सर्व एज अ क्रूशियल फाउंडेशन for nurturing the ideals necessary for public servants to uphold their role within the public service, elucidate with examples। इस क्वेश्चन में हमारा अप्रोच क्या होगा भाई? सबसे पहले तो हम इंट्रोड्यूस करेंगे। सबसे पहले तो अब इंट्रोड्यूस करेंगे। इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे भाई? गिविंग सम एग्जांपल्स सच एज, यहाँ पे हम दे सकते हैं अबाउट दी बी आर अम्बेडकर भी दे सकते हैं, बट यहाँ पे हम देंगे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की बात करेंगे कि उनका सिंप्लिसिटी कितना ज़्यादा था और वो कितने ग्राउंडेड थे नेचर। ठीक है, सो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सिंप्लिसिटी एंड ग्राउंडेड नेचर। बॉडी में बात करना है किसके बारे में? हम पब्लिक सर्विस वैल्यूज़ के बारे में बात करेंगे, कैसे जो पब्लिक सर्विस वैल्यूज़ हैं दैट कैन बी इनकलकेटेड फ्रॉम द फैमिली इटसेल्फ विद एग्जांपल्स। पब्लिक सर्विस वैल्यूज़ जो हैं वो फैमिली से आते हैं। सो किसके साथ देंगे हम? एग्जाम्पल्स के साथ। उसके बाद हम बात करेंगे अबाउट दी मेंशन इन द लाइन ऑफ दिस वैल्यूज एज वेल एज अदर वैल्यूज, है ना, आर ऑल्सो डेवलप्ड और एक्वायर्ड ओवर टाइम। ये जो वैल्यूज हैं वो डेवलप भी किए जाते हैं या फिर एक्वायर्ड भी होते हैं के ओवर टाइम। इसके बारे में भी बात करेंगे। ऐसा नहीं कि फैमिली देगा वही मिलेगा, बाकी कुछ नहीं मिल पाएगा। उसके बाद कंक्लूजन में हम कंक्लूड करेंगे द इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली वैल्यूज। इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली वैल्यूज स्टार्ट करेंगे बाय मेंशनिंग अबाउट APJ अब्दुल कलाम। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम is repeated or is respected as the people's president because of his simplicity and rooted character, which was instilled by his parents, which was instilled in him by his parents. Okay, so family can instill the following ideals necessary for the public servants, जिसमें एग्जाम्पल की बात कर सकते हैं। एथिक्स जो है, इंटीग्रिटी जो है, ऑनेस्टी जो है, वो फैमिली के वैल्यूज़ हैं, फैमिलीज़ के द्वारा मेनली दिए जाते हैं। डेवलपिंग एन इमोशनल इंटेलिजेंस, ये भी फैमिली के द्वारा दिया जाता है अपने बच्चे को। रेस्पेक्ट एंड इंक्लूसिविटी, फॉर एग्जांपल जो इंडियन फैमिलीज़ हैं वो अपने बच्चे को बताते हैं कि टू रेस्पेक्ट एल्डर्स, है ना। एंड सर्विस टू सोसाइटी, मैनी फैमिलीज प्लेस अ स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस बाय गिविंग बैक टू सोसाइटी, है ना, जो उन्होंने जो दिया है सो इससे बेटर सिविल सर्वेंट बनते हैं। एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी ये फैमिली ही इनके अंदर डालता है। सो फैमिली can instill the following
आइडियल्स। पहले तो हम बात करेंगे एथिक्स की, है ना। इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी, ओके, which provide a strong foundation for individuals entering in the public service. Provide a strong foundation for individuals entering पब्लिक सर्विस। उसके बाद डेवलप करते हैं फैमिली इमोशनल इंटेलिजेंस, ओके। ये कैसे इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप करते हैं? बिकॉज फैमिली में सिचुएशन दैट कॉल्स फॉर एम्पैथी, अंडरस्टैंडिंग, ह्यूमैनिटी एंड कंपैशन ऑकर एवरी डे within a family, situations that call for empathy, understanding, humility and compassion occur। ऐसे सिचुएशन हर दिन आते हैं, ओके। सो ये सब चीज़ फैमिली डेवलप करती है। एंड रेस्पेक्ट एंड इंक्लूसिविटी, ये कैसे भाई? बिकॉज इंडियन फैमिलीज, एग्जाम्पल के देने की बात करें तो जो इंडियन फैमिलीज़ हैं अपने एल्डर्स के रिस्पेक्ट करना सिखाता है इंडियन फैमिलीज़ को द्वारा। इंडियन फैमिलीज टीच चिल्ड्रन टू रेस्पेक्ट एल्डर्स एंड सर्विस टू society, because many families place strong emphasis on giving back to societies and helping those in need. Being able to do this can make someone a better public servant। तो सिखाते हैं कि आपको जो सोसाइटी ने दी है आपको उसको गिव बैक करना है। सो इंडियन सोसाइटीज बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे फोकस करती है, प्ले अ स्ट्रॉन्ग emphasis on giving back to society। उसके बाद रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़्यादा सिखाती है ये। सो फैमिली वैल्यू दैट इंस्टिल अ sense of what responsibility and accountability बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है फैमिलीज़ के द्वारा, खास करके इंडिया के अंदर। एंड विच कैन कंट्रीब्यूट टू द इफेक्टिवनेस ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स, इट कैन कंट्रीब्यूट टू द इफेक्टिवनेस ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स। लास्ट में हम बात करेंगे दैट although families lay the foundation for this value, additional experience, education and professional development also contribute to shaping the character and values of public servant over time। Although families lay the foundation
ऑफ दिस वैल्यूज़, इसमें कौन कौन सी वैल्यूज़ आ रहे हैं? एथिक्स, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, इमोशनल इंटेलिजेंस, रेस्पेक्ट, इंक्लूसिविटी, सर्विस टू सोसाइटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। ये सब चीज़ मेनली फैमिली से तो आती हैं, बट बाद में उसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, प्रोफेशन कौन सा उसने चूज़ किया है ना, और ज़्यादा एक्सपीरियंसेस जो है उसको और भी ऐड ऑन करते हैं। फाउंडेशन ऑफ दिस वैल्यूज़, additional experiences, additional experience, education and professional development also contribute to shaping the character and values of public servant over time. Character and values of public servants over time. लास्ट में कंक्लूड करेंगे बाय मेंशनिंग दैट ओवरऑल फैमिली वैल्यूज प्रोवाइड ए स्ट्रॉन्ग एथिकल फाउंडेशन फॉर इंडिविजुअल एंटरिंग पब्लिक सर्विस. दे शेप द कैरेक्टर, वैल्यूज एंड बिहेवियर, guiding their action toward servicing or serving the public with integrity, empathy and a deep sense of responsibility. लास्ट में कंक्लूडिंग रिमार्क होगा, ओवरऑल family values provides a strong ethical foundation for individuals entering public service. ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 3B हो गया. The values instilled by one's family can serve as a crucial foundation for nurturing the ideals necessary for public servant to uphold their roles within the public service. हमको एग्जांपल्स के साथ बताने हैं. एग्जांपल्स के सामने बताए हैं भाई, जैसे कि एथिक्स जो है बहुत ज़्यादा सिखाया जाता है फैमिलीज़ के द्वारा. इमोशनल इंटेलिजेंस, क्योंकि डे टू डे जो लाइफ है उसमें एम्पैथी, अंडरस्टैंडिंग, ह्यूमिलिटी एंड कंपैशन की ज़रूरत पड़ती है. रेस्पेक्ट, जैसे कि हमारी इंडियन सोसाइटीज़ में एल्डर्स की रेस्पेक्ट करने को सिखाया जाता है, तो ये सब चीज़ें जो है इंस्टिल करती है. एंड सर्विस टू सोसाइटीज़, मैनी फैमिलीज़ बोलते हैं कि आपको सोसाइटी ने जो दिया है आप उसको वापस से दो, तो इस तरह की चीज़ें आपको सिखाई जाती है इंडियन फैमिलीज़ के द्वारा. एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड अकाउंटेबिलिटी सिखाया जाता है, एंड जो कि बाद में कंट्रीब्यूट करता है टू दी इफेक्टिव पब्लिक सर्वेंट्स. ओके, तो ये सब इफेक्टिवनेस ऑफ द पब्लिक सर्वेंट्स को ये कंट्रीब्यूट करता है. सो ये हो गया हमारे पास 3B. फोर्थ का 1 नंबर क्वेश्चन है, द रूल्स एंड रेगुलेशन दैट वन इम्प्लीमेंट एज अ पब्लिक सर्वेंट कैन समटाइम कम इन कॉन्फ्लिक्ट विद द पर्सनल वैल्यूज हेल्ड बाय देम. इलाबोरेट विद इलिस्ट्रेशंस एंड हाउ वन कैन इफेक्टिवली रिजॉल्व दिस कन्फ्लिक्ट. ठीक है ना, जो एक पब्लिक सर्वेंट का जो एक वैल्यूज़ होते हैं, जो रूल्स ये फॉलो करते हैं, वो जो दूसरे लोग फॉलो करते हैं उनके साथ ये कन्फ्लिक्ट में आ सकता है, उनसे अलग हो सकता है, उनके साथ विवाद में आ सकता है. हमको बताने हैं कि कैसे कौन से केसेस में विवाद में आ सकता है, और ये विवाद आया, अगर कन्फ्लिक्ट आया तो आप उसको रिजॉल्व कैसे करोगे, ये हमको बताना है. तो सबसे पहले हमारे पास इसमें अप्रोच क्या होगा भाई, सबसे पहले तो हम इंट्रोड्यूस करेंगे. इंट्रोडक्शन में हम बताएंगे अबाउट द कीवर्ड इन द क्वेश्चन, है ना. जो कीवर्ड है वो क्या है भाई, यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो हैं, जो वैल्यूज़ हैं वो कीवर्ड्स को बताएंगे. कीवर्ड्स जिसमें हमारे पास कौन कौन से हैं, वैल्यूज़ एंड कॉन्फ्लिक्ट. इसके बाद बॉडी के अंदर हमको क्या बताना है भाई, बॉडी में हमको बताने हैं कॉन्फ्लिक्ट्स दैट में अराइज आउट ऑफ डिफरेंसेस इन पर्सनल वैल्यूज एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन. जो कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है, कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन दी conflicts due to differences in
पर्सनल वैल्यूज एंड ड्यू टू इम्प्लीमेंटेशन and rules and regulations of सिविल सर्वेंट्स। इसमें जो कन्फ्लिक्ट आएगा उसके बारे में हम बताने हैं, इसको हम लोग को बताना है कि इसके साथ, इसको बताना है एग्जाम्पल्स के साथ, ठीक है। उसके बाद हम क्या बताएंगे, कुछ मेजर्स बताएंगे भाई जिससे हम इसको रिजॉल्व कर पाएँ। सो मैथड्स टू रिजॉल्व सच सिचुएशन। उसके बाद कंक्लूजन में क्या करेंगे, एक पॉजिटिव वे में सूटेबली हम कंक्लूड करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं भाई। जो हमारे पास बेसिक कीवर्ड्स को हम एक्सप्लेन करेंगे इंट्रोडक्शन में। सो वैल्यूज़ क्या होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स क्या होते हैं, उसके बारे में बताएंगे। सो वैल्यूज़ आर व्हाट, वैल्यूज़ आर बेसिक एंड फंडामेंटल बिलीफ जो कि इंसान को किसी भी एक्शन की तरफ ले जाता है। वैल्यूज़ आर बेसिक एंड फंडामेंटल beliefs that guide one's attitude, okay, these are values। कॉन्फ्लिक्ट्स क्या होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ वैल्यूज़ का मतलब क्या है भाई, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ वैल्यूज़ जो कि पब्लिक सर्विस हमको देखने को मिलते हैं, कब देखने को मिलता है भाई, जब जो एक्सपेक्टेशन है एंड ऑब्लिगेशन है दोनों के साथ जब क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्ट होता है, तो हमको कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। सो अ conflict of value in public service occurs when individuals faces situations where their personal values contradicts the expectations। ओके, एग्जाम्पल्स की बात करें, जिस सिचुएशन में हमारे पास ऐसे एग्जाम्पल्स ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ वैल्यूज़ क्या क्या हैं भाई, यहाँ पर हम बात करें तो वो एग्जाम्पल के साथ सब्सटेंशिएट करने हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ वैल्यूज़, इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं भाई। पहला, अगर हमारे पास जो पर्सनल बिलीफ है या फिर जो प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जब वो एक दूसरे को इन्फ्रिंज कर रहे हैं, एक दूसरे को रोक रहे हैं, है ना, तो ये सब दिक्कतें आ सकती हैं। सो पर्सनल बिलीफ वर्सेस प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जब एक दूसरे के सामने सामने आते हैं तो ये सब दिक्कतें आ सकती हैं भाई, है ना। पब्लिक सर्वेंट हु वैल्यूज़ प्राइवेसी में फाइंड देमसेल्फ इम्प्लीमेंटिंग जो सर्विलेंस मेजर है दैट इन्फ्रिंज अपॉन दिस राइट्स। मतलब ऐसा पब्लिक सर्वेंट जो कि प्राइवेसी को बहुत ज़्यादा वैल्यू देता है, वो सर्विलेंस को रोक सकता है भाई, है ना। तो पर्सनल बिलीफ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, जो हमारा काम क्या है, प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमको सर्विलेंस अच्छे से रखना है। सो ये दिक्कतें आ सकती हैं।
एग्जाम्पल के तौर पे पब्लिक सर्वेंट who values privacy may find themselves implementing the surveillance measures that infringe upon the और दिस राइट्स, जो प्राइवेसी राइट्स हैं अगर आप इम्प्लीमेंट करेंगे। एज अ पर्सनल बिलीफ मैं मानता हूँ कि प्राइवेसी बहुत ज़रूरी है, बट एज अ प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भाई मेरे को सर्विलेंस अच्छे से करना है, सर्विलेंस अच्छे से करूँगा, हर सोशल मीडिया अकाउंट चेक करूँगा तो उनके प्राइवेसी को मैं एक तरह से क्या कर रहा हूँ, अवॉइड, मतलब एक प्राइवेसी उनके राइट्स है उसको हटा रहा हूँ। तो कभी कभी यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकता है पर्सनल बिलीफ एंड प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में। दूसरा हमारे पास एग्जाम्पल है भाई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, political ideologies versus impartiality। ओके, जैसे कि एक पब्लिक सर्वेंट इज एफिलिएटेड विद ए स्पेसिफिक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। अगर कोई आदमी, जैसे सपोज मैं भाजपा करते जा रहा हूँ, सो इम्पार्शियल डिसीजन मेकिंग में ये अफेक्ट कर सकता है भाई। तो इन चीज़ों में दिक्कतें हैं। और इक्वल ट्रीटमेंट फॉर ऑल, सपोज हमारे पास एक एग्जांपल देखते हैं, अपहोल्डिंग इक्वल ट्रीटमेंट फॉर ऑल। सपोज अगर हम बात करें सेम सेक्स मैरिज की, सो एक सिविल सर्वेंट जो कि अपोज कर रहा है सेम सेक्स मैरिज को ड्यू टू दी ऑर्थोडॉक्स रिलीजियस कन्विक्शन में स्टिल बी ऑब्लिगेटेड टू अपहोल्ड इक्वल राइट्स फॉर ऑल सिटीजन, बिकॉज ऑर्थोडॉक्सी की वजह से वो क्या कर रहा है, सेम सेक्स मैरिज को अपोज कर रहा है। बट अगर वहाँ पे देखें कि भाई सब राइट्स को इक्वल सिटीजन मिलने चाहिए, तो उस हिसाब से वो हमारे पास इक्वल ट्रीटमेंट को अवॉइड कर रहा है। तो इस प्रकार से कन्फ्लिक्ट आ सकते हैं भाई, बिकॉज ऑफ द डिफरेंसेज इन द पर्सनल वैल्यूज एंड प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन। अ सिविल सर्वेंट opposing same sex marriage due to orthodoxy। एक और एग्जांपल है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भाई, बिकॉज गवर्नमेंट स्पोक पर्सन में पर्सनली डिसएग्री विद द पॉलिसी डिसीजन बट मस्ट प्रेजेंट एंड यूनिफाइड मैसेज ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। जो है ना, मतलब सपोज कोई भी नियम जो बता रहा है वो आदमी डिसएग्री करता है, बट तब भी उसको मेजोरिटी की बात सुनने के लिए उसका पर्सनल बिलीफ बोलता है कि नहीं भाई ये ठीक नहीं है, बट जो गवर्नमेंट के हिसाब से वो बोल रहा है तो एक यूनिफाइड मैसेज उसको देना पड़ता है। सो इस समय कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। गवर्नमेंट स्पोक पर्सन, तो 3 एग्जाम्पल्स ही काफ़ी हैं, बट ठीक है चलिए लेते हैं। गवर्नमेंट स्पोक पर्सन में personally disagree with the policy decision but must present a unified message on behalf of गवर्नमेंट। ओके, तो ये सब एग्जांपल्स होंगे ना। मेथड टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट, कैसे हम इस कॉन्फ्लिक्ट को दूर कर सकते हैं। मेथड टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट क्या कर सकते हैं भाई, हम गाइडेंस एंड डिफरेंट पर्सपेक्टिव को ले सकते हैं फ्रॉम मेंटर, सुपरवाइजर्स या फिर कलीग से, है ना, या फिर रिफ्लेक्टिंग वंस वैल्यू एंड अंडरस्टैंडिंग एंड ट्राइंग टू अलाइन देम विद
दी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपने जो बिलीफ हैं उसको हमको ये करना चाहिए कि उसको समझना चाहिए और जो प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसके साथ अलाइन करना चाहिए. सो व्हाट कैन बी डन? reflecting on one's values and understanding and trying to align them with their professional responsibilities. ओके, और क्या कर सकते हैं भाई? हमारे आपको फैमिलाइज कर सकते हैं विद द रूल्स, रेगुलेशन एंड एथिकल स्टैंडर्ड्स, जिससे क्या होगा, जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होगा वो आसान हो सकता है ना. या फिर हमको क्रिएटिव थिंकिंग पे फोकस करना चाहिए, ओपन माइंडेडनेस पे फोकस करना चाहिए, एंड द विलिंगनेस टू एक्सप्लोर द अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस, जिससे हम क्या कर पाएंगे, इशूज़ को रिसॉल्व कर पाएंगे. सो इसको लिख लेते हैं भाई, सीकिंग द गाइडेंस एंड डिफरेंट पर्सपेक्टिव फ्रॉम mentors, supervisors और colleagues एंड familiarizing oneself, ये सब चीज़ें कर सकते हैं यार. ठीक है, इसके बाद कंक्लूड करेंगे, वो लिख लेते हैं कि ओके, while resolving conflict between personal values and professional obligation, it is essential for a public servant to reflect on their ethical responsibilities and consider potential consequences of their action holistically. तो कंक्लूड जब करेंगे उसमें भी थर्ड वाला पॉइंट आ जाएगा कि हमको जब रिजॉल्व करेंगे इस सब कॉन्फ्लिक्ट्स को, सो while resolving conflicts between personal values and professional obligations, it is essential for public servant to reflect on their ethical responsibilities, okay, and consider the potential consequences of their action holistically. जब हम डिसीजन लें तो एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ध्यान रखते हुए हमको डिसीजन लेने चाहिए. ओके, तो ये क्वेश्चन था भाई हमारे पास. क्वेश्चन नंबर 4 था, द रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट वन इम्प्लीमेंट एज अ पब्लिक सर्वेंट कैन समटाइम कम इन कॉन्फ्लिक्ट. जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो पर्सनल बिलीफ के कॉन्फ्लिक्ट में आ सकते हैं, मतलब जो प्रोफेशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो पर्सनल बिलीफ के कॉन्फ्लिक्ट में आ सकता है. हमको इलस्ट्रेशंस देने हैं, केस स्टडी मतलब एग्जांपल्स देने से, कि हमारे पास सेम सेक्स मैरिज वाला बात बताया हमने, बताया कि कैसे जो पर्सन जो यूनिफाइड गवर्नमेंट का बिहाफ में अपने आप को रख रहा है उस खुद डिसएग्री कर सकता है उस चीज़ों से. या फिर हमने बताया कि कैसे प्राइवेसी, एक आदमी मानता था प्राइवेसी बहुत ज़रूरी है, राइट टू प्राइवेसी, बट अगर सर्विलेंस अच्छे से मेजर करना है जो कि प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है तो वह कॉन्फ्लिक्ट में आ सकता है. तो हमने इलस्ट्रेशन दिए. उसके बाद हमने मेथड भी बताया टू कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर पाएँ, जैसे कि हमारे पास फैमिलराइज करना है अपने आप को जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उससे, हमारे पास हमारे वैल्यूज़ को अंडरस्टैंड करना है और उसको हमको कोशिश करना है कि हम प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के हिसाब से अलाइन करें. हमारे पास गाइडेंस ले सकते हैं, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स ले सकते हैं, कहाँ से, मेंटर्स से, सुपरवाइजर से, फिर कलीग से, जो एक्सपीरियंस पर्सन्स हैं उनसे ये ले सकते हैं. सो इस प्रकार से हमने इसको कंक्लूड किया है भाई. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4B. पब्लिक सर्वेंट फेस एथिकल डिलेमास विच आर मोर कॉम्प्लेक्स इन नेचर, often due to the multiplicity of roles and responsibilities and wider implications of decision making. List out ethical dilemmas faced by public servants. पहला पार्ट है
what measures you suggest to the public servants to effectively deal with such situations। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ते हैं भाई। पब्लिक सर्वेंट्स faces ethical dilemmas which are more complex in nature, often due to the multiplicity of roles and responsibilities and wider implications of decision making। लिस्ट आउट एथिकल डायलेमास फेस्ड बाय पब्लिक सर्वेंट्स। हमको बताना है कौन कौन से एथिकल डायलेमास जो एक पब्लिक सर्वेंट फेस करता है, एंड क्या क्या मेजर्स हम ले सकते हैं जिससे हम क्या कर पाएँ इस पब्लिक सर्वेंट के जो एथिकल डायलेमा उसको दूर कर पाएँ, डील कर पाएँ सिचुएशन में। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा अप्रोच क्या होगा, इंट्रोड्यूस करेंगे बाय डिस्क्राइबिंग अबाउट एथिकल डायलेमास विच ऑकर इन पब्लिक सर्विसेज। इसके बाद बॉडी के अंदर हमको बताने हैं जो जो एथिकल डायलेमास विच आर फेस्ड बाय पब्लिक सर्वेंट्स। पब्लिक सर्वेंट क्यों फेस करता है भाई, बिकॉज उसके पास दो मेन चीज़ें हैं, उसके पास बहुत सारी रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है भाई। पब्लिक सर्वेंट बहुत ज़्यादा एथिकल डायलेमा क्यों फेस करता है, बिकॉज ऑफ दी मल्टीप्लिसिटी ऑफ रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़। मल्टीप्लिसिटी ऑफ रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़। दूसरा है हमारे पास एथिकल डायलेमास के बारे में बात करना है जो कि पब्लिक सर्वेंट फेस करता है ड्यू टू द इम्प्लीकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग। implications of डिसीजन मेकिंग। हमारे पास ये सब डायलेमास की बात की, दूसरा हमको ये बताना है कि कैसे हम इसके साथ डील कर पाएंगे, मेजर्स टू डील। मेजर्स टू डील दिस एथिकल डायलेमास। ओके, सो लास्ट में हम कंक्लूड करेंगे इसके हिसाब से। सो पहले तो हम बताएंगे कि पब्लिक सर्वेंट में जो पब्लिक सर्वेंट होता है एथिकल डायलेमास ऑकर वाई, बिकॉज दे हैव टू चूज एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन फॉर एन इशू फॉर सेवरल अदर गुड ऑप्शन। मतलब बहुत सारे अच्छे ऑप्शन में से सबसे अच्छा ऑप्शन चूज़ करना पड़ता है भाई। अच्छे ऑप्शन तो सब हैं बट सबसे अच्छा ऑप्शन चूज़ करना पड़ता है, इसीलिए हमको दिन प्रतिदिन मतलब डेली मतलब बहुत ज़्यादा एथिकल डायलेमा का देखना पड़ता है, बहुत ज़्यादा एथिकल डायलेमा फेस करने पड़ते हैं। सो फॉर पब्लिक सर्वेंट्स ethical dilemmas occur when they have to choose an optimal solution for an issue from several other good options। इसलिए इसको एथिकल डायलेमास बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं यार। ओके, नाउ हमको सबसे पहले बताना है कि कैसे ये जो एथिकल डायलेमा है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है सिविल सर्वेंट को, बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है बिकॉज ऑफ दी मल्टीप्लिसिटी ऑफ रूल। ओके, इससे पहले हमको क्या बताना है भाई, हमको बताना है कौन कौन से एथिकल डायलेमास फेस करने पड़ते हैं। है ना, एथिकल डायलेमा फेस करने पड़ते हैं सिविल सर्वेंट्स को ड्यू टू द मल्टीप्लिसिटी ऑफ रूल, ड्यू टू मल्टीप्लिसिटी ऑफ रूल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़। पहले तो है जो बैलेंसिंग पब्लिक एंड प्राइवेट इंटरेस्ट,
बैलेंसिंग पब्लिक एंड प्राइवेट इंटरेस्ट। कैसे भाई? एग्जाम्पल के तौर पे जैसे सिविल सर्वेंट अगर फेवर कर रहा है फैमिली मेंबर बिजनेस को व्हेन अवॉर्डिंग अ कॉन्ट्रैक्ट, देन इट इज़ इन एथिकल डायलेमा बिकॉज उसके रूल के हिसाब से ठीक नहीं है भाई। सिविल सर्वेंट्स फेवरिंग अ फैमिली मेंबर बिजनेस when awarding contracts। और क्यों आ सकते हैं? बिकॉज एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन होने की वजह से भी ये दिक्कतें आती हैं, है ना। एंड डुअल लॉयल्टी की वजह से भी ये दिक्कतें आती हैं बिकॉज डाटा मैनिपुलेशन या फिर इंफॉर्मेशन विथ होल्डिंग टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। एक तरह से उसको प्रोटेक्ट करने की वजह से मतलब डाटा को बचा के रखना पड़ता है ना। बिकॉज कन्फ्लिक्ट ड्यूटी टुवर्ड द पब्लिक इंटरेस्ट एंड लॉयल्टी टू वीडियस, मतलब पॉलिटिकल पार्टीज ये बोलते हैं कि भाई ये डाटा आप हमारे हमारे फ्यूचर के लिए ख़राब हो सकता है, आप इसको मत बताना, बट वो खुद जान रहे हैं कि ये पब्लिक के लिए अच्छा है। तो एक तरह से डुअल लॉयल्टी है, दोनों की तरफ उसका लॉयल्टी है, उसके वजह से यहाँ पे एथिकल डायलेमास आते हैं, है ना। डुअल लॉयल्टीज़ की वजह से जैसे कि एग्जाम्पल है डाटा मैनिपुलेशन, withholding to protect the interest of a political party। ये सब है एथिकल डायलेमास ड्यू टू द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बिकॉज ऑफ द मल्टीप्लिसिटी ऑफ रूल्स। ओके, एथिकल डायलेमास आते हैं ड्यू टू द इम्प्लीकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग। भाई इन्वामेंटल इम्पैक्ट भी बहुत खतरनाक होता है भाई। सरकार ने तो बना दिया नियम, ठीक है, इन्वामेंटल इम्पैक्ट को भी देखना पड़ता है बिकॉज इकोनॉमिक ग्रोथ और इन्वामेंटल सस्टेनेबिलिटी के ऊपर एक बैलेंस बनाना भी एक तरह से बहुत दिक्कत का काम होता है एक पब्लिक सर्वेंट के लिए। जैसे कि एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है ना, जिसकी वजह से हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो रहा है। सपोज मान लें कि हमारे पास एक डैम है जो कि वहाँ के लोगों को हटा रहा है, तो डेवलपमेंट भी हो रहा है बट इम्प्लीकेशन डिसीजन मेकिंग का होना के लिए वहाँ के लोगों को दिक्कत हो रही है ना भाई। सो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट आ रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे अप्रूविंग अ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट दैट मे cause habitat डिस्ट्रक्शन, ये एथिकल डिलेमा ला रहा है। या फिर हमारे पास पब्लिक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को भी ध्यान देना पड़ता है बिकॉज अगर हम इंडिविजुअल राइट्स को प्रोटेक्ट करते हुए हमारे पास बहुत लोगों की सेफ्टी भी अफेक्ट हो जाएगी भाई। बिकॉज अगर हम हम दोनों को प्राइवेसी को देखते रहेंगे तो क्राइम्स का रेट भी बढ़ जाएगा। सो ये बहुत दिक्कतें हैं, उसके वजह से यहाँ पे दोनों के बीच दुविधा आ जाता है भाई बिकॉज पब्लिक सेफ्टी भी देखना है एंड सिक्योरिटी भी देखना है। एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें सो बैलेंसिंग प्राइवेसी राइट्स वाइल सर्विलेंस मेजर टू प्रिवेंट टेररिस्ट एक्टिविटी। बैलेंसिंग प्राइवेसी राइट्स विथ surveillance measures to prevent terrorist activities। एक तरह से ये भी हमारे पास डिसीजन मेकिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक एथिकल डिलेमा इन्वॉल्व होता है यार। तो कैसे हम इसको दूर करेंगे? नाउ मेथड टू रिजॉल्व विद ये एथिकल डायलेमास।
method to resolve ethical डायलेमास को रिजॉल्व करने के लिए मेथड क्या क्या है हमारे पास? एथिकल डिसीजन मेकिंग स्किल्स डालने पड़ेंगे। कैसे? थ्रू ट्रेनिंग, डेवलपिंग एथिकल डिसीजन मेकिंग स्किल्स थ्रू ट्रेनिंग। और हमको लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस को भी ध्यान देने पड़ेंगे। ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी को भी ध्यान देना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा। सो कंसिडरिंग द लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस वाइल मेकिंग डिसीजन, जब इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तभी हमारे पास एथिकल डिलेमा सॉल्व हो पाएंगे। एंड ऑल्सो वी हैव टू मेंटेन ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो जिनसे क्या होगा भाई? ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी को जब मेंटेन करेंगे तो क्या होगा? एथिकल डायलेमास दूर हो पाएंगे। लास्ट में कंक्लूड करेंगे बाय मेंशनिंग दैट टू अवॉइड डायलेमास पब्लिक सर्वेंट शुड प्रायोरिटाइज एथिकल डिसीजन मेकिंग बाय अपहोल्डिंग प्रिंसिपल्स advancing to the common goods. Okay, so to avoid dilemmas, public servants should prioritize ethical decision making by upholding principles and advancing to the common good। हमको वो काम ज़्यादा करना चाहिए जो कि ज़्यादा लोगों के लिए बेहतर हो। कि तो इससे एथिकल डिलेमास अवॉइड होंगे। तो ये क्वेश्चन था भाई हमारे पास 4th का भी। पब्लिक सर्वेंट फेस एथिकल डिलेमास विच आर मोर कॉम्प्लेक्स इन नेचर ऑफन ड्यू टू दी मल्टीप्लिसिटी ऑफ रूल। हमने देखा कौन कौन से एथिकल डायलेमास आते हैं मल्टीप्लिसिटी ऑफ रूल की वजह से, एंड कौन कौन से एथिकल डायलेमास आते हैं ड्यू टू दी इम्प्लीमेंटेशन और इम्प्लीकेशंस ऑफ डिसीजन मेकिंग की वजह से कौन कौन से एथिकल डायलेमास आते हैं। वो दोनों की बात हमने की। उसके बाद हमने बात की कैसे उनको हम रिजॉल्व कर सकते हैं, एंड लास्ट में हमने कंक्लूड किया। ठीक है, सो ये पार्ट में हमने 4 क्वेश्चंस देखे हैं। 4 क्वेश्चंस जो थे वो बहुत इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि ये सब जो क्वेश्चंस है ना भाई, क्वेश्चन आएंगे कैसे वो नहीं पता, बट आपको एक चीज़ आप पता रहेगा ना, प्रेसिस बनाओगे, प्रीवियस से क्वेश्चन बनाओगे तो एक जो ढांचा बनता है ना माइंड में, लिखना कैसे है। सबसे पहले तो यूपीएससी में एक चीज़ होना चाहिए, मेंस में तो, कि लिखना कैसे है। ये लिखना चलो मेंस में क्या, प्रीलिम्स मेंस में यूपीएससी का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगता है वो है स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी अपनी बनाइए, है ना, बाकी लोगों से देख के स्ट्रेटजी बनाइए और अपनी बनाइए और इसको लागू कीजिए। इसको लागू करने पे हमारे पास बहुत सारी दिक्कतें आएगा, लगेगा कि होगा कि नहीं होगा, ये स्ट्रेटजी ठीक से काम करेगा कि नहीं करेगा, बट स्ट्रेटजी पे टिके रहना है। क्योंकि स्ट्रेटजी यूनिक नहीं रहेगी तो आपको यूनिक रैंक भी नहीं मिलेगा। जनरल रैंक जो बाकी सबको मिलता है वही मिलेगा। यूनिक रैंक चाहिए तो हमको यूनिक स्ट्रेटजी रखनी पड़ेगी, बिकॉज विदाउट यूनिक स्ट्रेटजी, जैसे कि मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, आपको समझ आ रहा होगा, मैं टेस्ट सीरीज बनाता हूँ, टेस्ट सीरीज को मैं लिखने की कोशिश करता हूँ, वो भी वीडियो बना के डालता हूँ, जिससे क्या होगा, एज इट इज़ मैं बोल रहा हूँ तो मेरे को याद हो रहा है। और दूसरा, जब मैं उसको बाद में देखूंगा एक बार 2x 3x में, या फिर ना भी देखूं तो देखना जरूरी है। एंड उससे क्या होगा, मेरा जो माइंड है वहाँ पे एक कंटिन्यूटी बन रही है, और ये बहुत ज़रूरी है। एक के बाद एक जो प्लानर बनता है ना, एक आज ये करना है, 2 काम करना है, जो सेटिस्फैक्शन मिलता है अपलोड करने से, जो क्या मिलता है, एक तरह से सेल्फ कॉन्फिडेंस मिलता है कि यार इतना तो किया। और फिर जैसे बाद में बहुत दिन बाद में मैंने कुछ नहीं किया तो मैं पीछे निकाल देता हूँ, हाँ इतना जर्नी है भाई, अपना जर्नी यहाँ तक आ चुका है, अब रोकना नहीं है, छोड़ना नहीं है। तो इस प्रकार से कि यूपीएससी की जर्नी जो है बहुत लंबी है, यहाँ पे बहुत सारे ये साइनोसॉइडल कर्व तो है, बट ये ऐसे भी चलता है, और ये कर्व ऐसे भी चल सकता है, ऐसे बाद ऐसे एकदम डीप, फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। तो ये
इस तरह से चलता है, तो वो सब चीज़ें जो है वो मैटर नहीं करती। मैटर ये करता है आप स्ट्रेटजी बनाइए, लगे रहिए स्ट्रेटजी पे और कुछ नया करने की कोशिश कीजिए। बिकॉज नया रैंक, यूनिक रैंक तभी आएगा जब यूनिक स्ट्रेटजी होगी, यूनिक वे होगा। अपना तरीका खोजिए और ऐसी चीज़ें खोजिए जो बचपन से आपने किया होगा। बिकॉज यूपीएससी में ऐसा नहीं 2 दिन में अपने आप बदल पाओ। तो हमारे पास जो बचपन से जो अपने पास फ़ायदे हैं, अपने पास जो स्ट्रेंथ है, उस पर आपको फोकस करना चाहिए।